कि जिसकी जड़ें अलीगढ़ में हैं, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया में जब मैं गया तो कुछ लोग सवाल करते थे कि क्या आप अलीगढ़ से हैं, जबकि उनसे कोई परिचय नहीं होता। तो शायद अलीगढ़ की जो आबो हवा है या यहाँ की जो तहजीब है, इसको सोचते सोचते शायद मेरे अंदर आ गई हो। और एक हसरत भी थी यहाँ की कि यहाँ के कैनेडी हॉल में मुशायरा पढ़ा जाए। बहरहाल चाहे हूट हो जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ हूट बहुत होते हैं, लेकिन मुशायरा पढ़ा जाए बहरहाल। और एक और चीज़ है, वो यहाँ की काली शेरवानी जो आज मुझे नज़र नहीं आई, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था उस ज़माने में। बाद में मैंने सिलवाई और मुशायरों में कभी कभी पहन लेता हूँ। तो खैर ये तो एक थी कि जो हृदय के उद्गार थे जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। फिर आज इस अवसर पर आपके सामने हूँ। यूँ तो प्रोफेसर आशिक अली साहब ने वक्तव्य दे दिया है, तमाम बातें उन्होंने समेट ली हैं। अब हिंदी का एक ऐसा विषय लगता है कि हिंदी पर कुछ भी बोल जाए, बड़ा सरल विषय है। मैंने सोचा था कि मैं उसके जो नए क्षितिज और नई समस्याएं हैं इस पर बात करूंगा, लेकिन अब ये देखने में लगता है कि बड़ी आसान बात है, लेकिन हर आसान चीज़ जो है वो अपने मूल में बड़ी मुश्किल होती है। जो कुछ सहज और सरल हमें दिखाई देता है वो वास्तव में उतना आसान होता नहीं है। और साहित्य की बात करें तो जो आसान हमें लगता है उस तक पहुंचने के लिए बड़े श्रम और जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। अज़हर फराग ने कहा है कि ये नहीं जानते किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, मैंने भी कुछ चीज़ें इकट्ठा की हैं। हो सकता है उन सब बातों पर आप पहले विचार कर चुके हों, आप उस बातों को सुन चुके हों, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं बात शुरू करता हूँ उदारवाद और वैश्वीकरण से कि जब उदारवाद आया, वैश्वीकरण हुआ, तो ऐसा लगने लगा था कि जो भाषाएं हैं और भारतीय भाषाएं, उनमें विशेष रूप से जो हिंदी है वो शायद कहीं नेपथ्य में चली जाएगी और अंग्रेज़ी का बोलबाला हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ी जो है वो इस समय संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई है। और वो देश भी जो अंग्रेज़ी से परहेज़ करते थे और अपनी भाषा में बोलना पसंद करते थे, धीरे धीरे वो अंग्रेज़ी को अपनाने लगे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी के माध्यम से पूरी दुनिया से वो जुड़ सकते हैं। यानी एक सूत्र की तरह अंग्रेज़ी काम कर रही है और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद का माध्यम मान लिया गया है। तो आशंका ये भी बीच बीच में आई कि क्या हिंदी इस तरह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी या उसकी वो स्थिति नहीं रहेगी। उर्दू की स्थिति भी कमोबेश उसी तरह से, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ सवाल ये है और ध्यान देने की बात ये है कि जो वैश्वीकरण हुआ वो अपने साथ बाजार को लेकर आया। जहाँ भी देखिए बाजार ही बाजार है, गली में, चौराहों पर, बस्तियों में और बाजार में कोई फ़र्क ही नहीं रहा, अंतर ही मिट गया। और शकील जमाली ने बहुत खूबसूरत शेर कहा कि ये कैसे इलाके में हम आ गए, घरों से निकलते ही बाजार है। तो अब ये बाजार और एक कदम आगे बढ़ गया, ये हमारे घरों में आ गया। अब जब वो बाजार घर में आ गया तो उसको बात करनी है हमसे, यानी उपभोक्ता से बात करनी है। वो बात नहीं करेगा तो वो सामान कैसे बेचेगा, उसे मुनाफा कमाना है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो मुनाफे के लिए आ रही हैं। तो अब जिनसे बात करनी है उनकी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हिंदी का सहारा लेना एक मजबूरी हो गई है। इस तरह हिंदी ने अपने विस्तार के नए आयाम को स्पर्श किया, इस सच को हम झुठला नहीं सकते हैं। एक बात और ये भी है जो ढकी छुपी हुई नहीं है, जिसका जिक्र भी आशिक साहब ने किया है कि हिंदी फिल्मों ने हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि की है। वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, उन्होंने फिल्म के माध्यम से हिंदी सीखी, यानी जो हिंदी नहीं जानते। और हिंदी के ऐसे प्रशंसक, हिंदी फिल्मों के ऐसे प्रशंसक भी रहे हैं कि जो हिंदी से परहेज करते थे और इरादतन करते थे, उनके कानों में भी हिंदी रस घोलती रही। इस तरह एक बड़ा काम फिल्मों ने किया और गानों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय फिल्मों में और विशेष रूप से हिंदी फिल्मों की विशेषता उसके गाने, उसके गीत, उसके संगीत रही हैं। और हम सब जानते हैं कि एक ऐसा ज़माना था कि जब फिल्में सिर्फ गानों की वजह से चल जाती थी,
पूरा व्यापार फिल्म नहीं इतना करती थी जितना सिर्फ गानों से कर लिया करती थी। तो उसके गीतों की वो मधुरता और वो कर्णप्रियता, उसकी शक्ति है, जाहिर है। तो बहुत सारे अहिंदी भाषी लोग भी उन्हें गुनगुनाते थे और अभी भी गुनगुनाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी की शक्ति जो है वो उसकी कोमलता है, उसकी आंतरिक संगीत और उसकी लय है। तो फिल्मी हिंदी गीतों ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में अपनी धाक जमाई, जैसा कि आशिफ साहब कह रहे थे, और हिंदी सीखने का वो माध्यम बने। तो विदेशों में जो हिंदी पढ़ाते हैं लोग, उनमें से कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम वहाँ विदेशों में फिल्मी गानों के माध्यम से, फिल्मी गीतों के माध्यम से हिंदी सिखाते हैं। तो जाहिर है कि हिंदी ने जो फिल्में हैं उन्होंने हिंदी के क्षितिज को एक विस्तार दिया, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। अब जबकि सिनेमा पर भी संकट है, सिनेमा हॉल पर संकट है, तो चीज़ें OTT की तरफ आ गई। अब देखिए कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, अब उस पर हिंदी की वेब सीरीज़ लगातार आ रही हैं और बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। वो अंग्रेज़ी या दूसरी भाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं और उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि वो OTT आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, आपके लैपटॉप पर उपलब्ध है। सिर्फ यही नहीं है, उपलब्ध तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हिंदी भाषा में अब आ रहे हैं। तो हिंदी का इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, तो वो OTT तक पहुंचता है और OTT के माध्यम से हिंदी का और विस्तार होता है। तो अब ये जो एक नया विस्तार हुआ हिंदी का OTT के माध्यम से, इसी के साथ साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया की तरफ अगर हम झांक कर देखें तो जाहिर है कि उसने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है। सब कुछ अलट पलट हो गया है, दिनचर्या बदल गई है, सोने जाने की आदतें बदल गई हैं, बीमारियां बदल गई हैं, नई नई तरह की बीमारियां आ गई हैं। अपने मोबाइल, ये सब मोबाइल के आने से हुआ है। मोबाइल और सोशल मीडिया को हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का पर्याय मान सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया, ये अलग बात है कि वो दोनों अलग हैं, उस पर एक अलग से बात हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम माने तो सोशल मीडिया और मोबाइल। अब सोशल मीडिया के बहुत से रूप हैं, हम जानते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है जो पहले ट्विटर था। इन सब पर हमें हिंदी का बोलबाला दिखाई दे रहा है। पहले रोमन में लिखा जाता था और रोमन में लिखना थोड़ा कठिन भी पड़ता था, सुविधाजनक नहीं था, और वहाँ वर्तनी और उच्चारण का मामला भी बनता है। तो कभी कभी वो हास्यास्पद हो जाता था, आपने पढ़ा जाए कि अपने पढ़ा जाए। अब ये लिपि का मामला बन रहा है कि तो कैसे, मतलब इसको कैसे इससे निजात पाई जाए। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने जो है वो हिंदी के नए रास्ते खोल दिए। अब आदमी अपनी भाषा में सोचता है, अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उसने किया। अब जो ये सोशल मीडिया को लाने वाले लोग हैं, इसके पीछे जो ताकतें हैं, उन्होंने ये देखा कि हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें उर्दू भी शामिल है, लेकिन हिंदी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मजबूरन उनको उस तरह के ऐप लाने पड़े, उस तरह की सुविधाएं और तकनीक का इजाफा करना पड़ा कि जहां हिंदी भाषी लोग आ सकें, अपनी बात को कह सकें, दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकें, बातचीत कर सकें। चूँकि एक आम आदमी है, एक छात्र है, एक अध्यापक है, मजदूर है, रंगकर्मी है, डॉक्टर है, यानी कोई विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति हो या सामान्य से सामान्य व्यक्ति, वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है और उसके अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी है। ये हमें स्वीकार करना है, क्योंकि हिंदी दिल की भाषा है, हमारे सोचने की भाषा है, हमारे दिमाग की भाषा है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हिंदी, जिनके लिए ओढ़ना बिछोना है, हिंदी में जो बात करते हैं, हिंदी में जो सोचते हैं।
तो उनकी अभिव्यक्ति का विस्तार इतना हुआ है कि जो अंग्रेजी वाले लोग थे या अन्य भाषाओं वाले लोग थे, या जिनको हम इलीट भी कह सकते हैं, कि उन्हें हिंदी की तरफ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनकी एक मजबूरी थी। अगर वो जानना चाहते हैं कि जनता राजनीतिक तौर पर किस तरह सोचती है, सामाजिक मुद्दों पर उनकी क्या समझ है, हम उसको जानना चाहते हैं, बाज़ार की आवश्यकता को समझना चाहते हैं, तो हमें हिंदी की तरफ आना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा और वो हिंदी की तरफ आए। तो इस तरह ये एक और रास्ता हिंदी के विस्तार का खुलता है। अब सवाल ये है कि उस पर कैसी हिंदी आ रही है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। अभी तो लिपि का मामला आ गया है, लेकिन जब हम रोमन में लिखते थे, और अभी भी कुछ लोग रोमन में लिखना ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, उनके लिए समस्या वही कि वो आपने पढ़ा जाए कि अपने पढ़ा जाए। क्यों के लिए सिर्फ क्यों लिख दिया जाता है। अब अभी भी ये लिखा जाता है, समस्या है, लेकिन ये जो शॉर्ट करने का मामला है, LOL, ये अंग्रेजी में चल जाता है। अभी परसों मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में था, उससे पूछा करके कि आप कहाँ हैं, कहा कि मैं डिपार्टमेंट में हूँ, और उसने जवाब फिर पूछा है कि कितनी देर में आप आएंगे, तो उसने लिखा LDK। तो मैं ये सोचने लगा ये LDK बहुत लड़के लिखा, क्या लिखा। फिर ज़्यादा जोर दिया और पता लगा कि वो L नहीं है, वो I है, और लिखा है IDK, आई डोंट नो। अभी हम PPT बना रहे हैं, ये भाषा, अब ये अंग्रेजी में सुविधा है इसकी और वहाँ चलती है, हिंदी में नहीं चलती। तो ये एक तरह से हिंदी के लिए वरदान भी है कि कम से कम उतनी ख़राब नहीं होगी, उस तरह से नहीं बिगड़ी हिंदी। तो अब ये कि जो रोमन में लिखते हैं, फिर ये महसूस हुआ कि नहीं, हमारी जो नागरी लिपि है वो भी आनी चाहिए, और वो आई। अब ये लैपटॉप पर, मोबाइल में और तरह तरह के ऐप, ये अलग बात है कि उनमें एक रूपता नहीं है, उनमें बहुत सारी खामियां हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है, और अब तो टाइप के साथ साथ बोलकर लिखने की जो सुविधा है वो भी आ गई है। तो हिंदी का काफिला इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो एक और बिंदु है जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि जो सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये कह देना कि इससे हिंदी का विकास और प्रसार हुआ है, ये एक प्रकार से सरलीकरण होगा, एक पक्षीय होगा। इससे सिर्फ हिंदी का विकास नहीं हुआ है, हिंदी का प्रसार नहीं हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया का भी विकास हुआ है, उसका विस्तार भी हुआ है। क्योंकि वो हिंदी भाषी लोग, वो हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग जो अंग्रेजी से बहुत परिचित नहीं थे, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो अंग्रेजी वाले लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो वो सोशल मीडिया पर पहले जुड़ने से थोड़ा परहेज़ करती थी, और रचनात्मक रूप से जुड़ने से परहेज़ करती थी, झिझकती थी। लेकिन जैसे ही हिंदी आई, यानी देवनागरी के रूप में जब हिंदी आई, तो वो तमाम लोग जुड़ गए, अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे सोशल मीडिया को, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से सोशल मीडिया को भी हिंदी से कुछ कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है। और हिंदी तो जाहिर है कि वो विस्तार पा ही रही है, इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। सोशल मीडिया के आने से पहले बहुत सारे शब्द हमारे जीवन में नहीं था, जैसे ये सोशल मीडिया ही नहीं था, ये सोशल मीडिया ही नहीं था। और एक ऐसा जो समाज बना जो वर्चुअल है, यानी जो आभासी रूप से है, ऐसा समाज जो है ही नहीं, जो है लेकिन नहीं है। ये कैसे हुआ? तो अपनी भाषा से जुड़े हुए लोग, अब मान लीजिए पुणे में कोई आदमी बैठा हुआ है, इलाहाबाद में कोई बैठा हुआ है, पंजाब में है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में है, वो जुड़ रहा है हिंदी से, तो एक उसकी अपनी कम्युनिटी बन रही है, एक उसका अपना समाज बन रहा है, और निसंदेह वह हिंदी के माध्यम से बन रहा है। ये संभावना हिंदी के आने से पहले
उतनी सुदृढ़ नहीं थी। अब मैं अगर ज़्यादा समय हो रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने आप को समेट लूँगा। तो सोशल मीडिया से अब जैसे OTT की बात आई है और सोशल मीडिया की, इंटरनेट को हम नहीं भूल सकते। इंटरनेट की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे सामने हैं, क्योंकि इंटरनेट से ही ये सोशल मीडिया भी है और OTT प्लेटफॉर्म भी है, ईमेल है, वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं। तो जिन्होंने इस ताकत को समझ लिया था शुरू में, उन्होंने बहुत काम किया हिंदी में भी। हिंदी की बहुत सी सामग्री, अब पूरी तो हम नहीं कहेंगे, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन बहुत सी सामग्री, बहुत महत्वपूर्ण सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। पहले शोध करते हुए कठिनाई आती थी कि ये जो हमने विषय लिया है, किसी ने उस पर पहले शोध तो नहीं किया या उससे मिलता जुलता। आज आप एक क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि गोया इस विषय पर शोध हो चुका है या नहीं, या इसके आसपास किस तरह से हुआ है। शोधगंगा जैसी प्लेटफॉर्म है जिन पे हमें उसकी जानकारी मिल जाती है, यहाँ तक कि पूरा चैप्टर्स मिल जाते हैं, सिनॉप्सिस मिल जाती है। तो बहुत सुविधाजनक हो गया है। बहुत सी पत्रिकाएं निकल रही हैं जो सिर्फ इंटरनेट पर हैं, हिंदी की पत्रिकाएं। इससे पहले ये संभावना नहीं थी। आपके मन में ख्वाब है कि मैं पत्रिका निकालूं, चाहे वो साहित्यिक हो, सामाजिक हो या किसी भी मुद्दे पर, लेकिन संसाधनों के कारण, उनके अभाव के कारण आप नहीं निकाल सकते थे। हम सोच कर रह जाते थे, लेकिन आज हम वो काम कर रहे हैं। यानी हिंदी को यहाँ भी एक ताकत मिलती है। हिंदी की तमाम पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, और अगर संसाधन होते हैं तो फिर वो उनको हार्ड कॉपी में भी लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से एक और बिंदु की तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो ये है कि हिंदी भाषा की जो लोकप्रियता है और उसका विस्तार है, वो उर्दू साहित्य के अनुवाद और उसके लिप्यांतरण ने भी उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उर्दू का लगभग पूरा नहीं तो बहुत बड़ा हिस्सा देवनागरी में आ गया है। जब मंटो का समग्र छपा था तो उसके लोकार्पण में नामवर जी ने कहा था कि अब मंटो हमारे हो गए, माने हिंदी के हो गए। तो इसको इस तरह से लें कि कैसे दूरियां खत्म हुई, एक तो ये, और फिर हिंदी भी वो, और जाहिर है कि उससे लाभ हुआ। जहाँ तक ये कि जो लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी समझने वाले, उनकी तादाद ज़्यादा है देवनागरी लिपि में हिंदी को समझने वाले। तो उर्दू का साहित्य आया। अब वो उर्दू का साहित्य, उसमें विशेष रूप से शायरी जब लिप्यांतरित होकर आ रही है तो हाथों हाथ बिक रही है। आप जो उत्सव हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल हैं या मेले हैं, पुस्तक मेले हैं, उनमें अगर आंकड़े जुटाएं तो उर्दू कविता की किताब सबसे ज़्यादा बिकती है, और बिकती है किसमें? हिंदी में, जो लिप्यांतरित हुई है। तो इस तरह से हम उन दोनों के अंतर संबंधों की और उसकी भी पड़ताल हम कर सकते हैं। ये मसला और ये मामला अलग है। अनु जी ने भी इशारा किया कि हिंदी और उर्दू कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो ये एक अलग विषय है। इस पर बहुत सारे विवाद हैं कि इसको पहले कोई हिंदी को उर्दू की शैली कहता है, कोई उर्दू को हिंदी की शैली कहता है। तमाम सारी बातें, उनको हम छोड़ते हैं, दरकिनार करते हैं। बस यही है कि इस तरह से नए पाठक उर्दू को मिल रहे हैं हिंदी के माध्यम से, तो ये हिंदी की ताकत भी हुई और उसका विस्तार भी। तो यानी हिंदी की परिधि लगातार बढ़ रही है। अब एक और जो परिघटना इधर हुई है वो है नई हिंदी की अवधारणा। एक नई हिंदी आई है साहब। इस विषय को लेकर आयोजन हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ हो रही हैं, चर्चा हो रही है और नई हिंदी की वकालत की जा रही है। अब समझने की बात यह है कि नई हिंदी क्या है। नई हिंदी के पैरोकारों का मानना है कि हम जो कुछ बोलते हैं हम उसी को लिखें, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखें। क्योंकि हम अंग्रेजी में सोच रहे हैं, अंग्रेजी की तरह सोच रहे हैं, तो क्या हम वैसे ही लिखें जैसे कि ये काम थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा, तो हम यही लिखें कि ये काम थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो क्या हमें ये लिखना है कि अंग्रेजी के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए? अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कोई इसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि जब उसके बराबर हमारे पास शब्द और सुंदर शब्द मौजूद हैं तो ये आग्रह क्यों? अब फिनिश हो जाएगा,
समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइज करना है, आयोजित करना है, पहले से एक बहुत सुंदर शब्द मौजूद है, तो इस पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। अब ये अलग बात है कि जो भाषा है वो अपने समय के साथ परिवर्तित भी होती है और परिवर्तित भी होती है। किसी ज़माने में जो अंग्रेज़ी थी वो आज नहीं है, शेक्सपियर के ज़माने की अंग्रेज़ी आज नहीं है, उसको समझना भी मुश्किल है। तो खुद हमारी हिंदी जो किसी ज़माने में थी वो आज नहीं है। भारतेंदु के ज़माने में जो हिंदी थी क्या वो आज है? अब वो कालचक्र 1884 में जब वो लिख रहे थे तो एक बड़ी घटना का विवरण देते हैं और उसमें 1873 की घटना को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हिंदी नई चाल में ढली। तो अब वो नई हिंदी है वहाँ, यानी उस समय जो हिंदी थी वो भारतेंदु के थोड़ा पहले और उनके समय में एक नए कलेवर में आ जाती है, नए शब्दों के साथ आती है, नए वाक्य विन्यास के साथ आती है। तो वो उस जमाने की नई हिंदी थी। फिर आगे चल के महावीर प्रसाद द्विवेदी उस हिंदी को काटते हैं, छांटते हैं, परिमार्जित करते हैं, तराशते हैं और खूबसूरत हिंदी हमारे सामने रखते हैं। तो ध्यान दें, सापेक्षतः फिर वो एक नई हिंदी आती है। तो अब उसे पिछले वाले यानी जो भारतेंदु वाली हिंदी है, जिसको वो अपने ज़माने में नई चाल में ढली बता रहे हैं, तो वो उससे भी नहीं है। तो जब हम आगे चलते जाते हैं तो स्वरूप बदलता जाता है। अगर कोई किसी समय में यानी अगर आज है और उसके कुछ समय बाद अगर वो भाषा जीवित है, लगातार सांस ले रही है, तो वो बदलती है अपने आप को, जैसे व्यक्ति बदलता है। नए शब्द उसमें आते हैं, नए मुहावरे आते हैं, नई अवधारणाएं आती हैं। अब जब हम नई हिंदी को कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं, तो ये क्रम है और प्राकृतिक रूप से है। ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। एफएम रेडियो की हिंदी देख लीजिए, अब निश्चित रूप से वो आज के ज़माने की है, युवाओं की भाषा है, हर कोई इससे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर हमें मानना चाहिए कि हर भाषा को जानने वाले, लिखने और पढ़ने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि भाषा में पहले विकार आता है, फिर उसका विकास होता है। समय के साथ शब्दों की छटनी हो जाती है, सही शब्द स्वीकार कर लिए जाते हैं, वाक्य विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। और एक और रोचक बात है कि एक ज़माने में प्रयुक्त होने वाले शब्द अगले ज़माने में उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। उर्दू के विद्वान यहाँ मौजूद हैं। एक ज़माने में बरामद शब्द आने के अर्थ में प्रयोग होता था और इस समय के साथ भाषा बदल गई, यानी बादशाह सलामत बरामद हुए। तो कुछ समय के बाद जो भाषा बदली उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन क्या हुआ, गोला बारूद बरामद हुआ। और बिल्कुल अब अगर कहें कि साहब प्रधानमंत्री साहब या कोई मंत्री जी बरामद हुए तो क्या अर्थ लिया जाएगा? तो इस तरह भाषा लगातार बदलती है अपने आप को। तो जो नई हिंदी है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात है कि जो अंग्रेज़ी के ऑक्सफोर्ड और दूसरे जो शब्दकोश हैं वहाँ पर ये व्यवस्था है कि लगातार वो अपडेट करते रहते हैं कि कौन से शब्द शामिल हुए हैं। हिंदी में इसमें गंभीरता से काम नहीं हुआ है, ये काम होना चाहिए। ब्लॉग शब्द आया है, अब हिंदी में ब्लॉग आ गया तो उसको हिंदी क्या करेंगे आप? ब्लॉग रखेंगे, स्वीकार करना चाहिए कि अब ये हमारा, जिस तरह से लालटेन, जिस तरह से स्टेशन, कुर्सी, दूसरी भाषाओं के शब्द आ गए। और अब ऐसा लगता है अगर विद्यार्थियों को न बताया जाए कि कुर्सी अरबी का है तो वो उसको हिंदी का ही समझते हैं और चौंकते हैं कि अच्छा ये तो लगता ही नहीं है कि अरबी का है। तो इस तरह से वो आत्मसात कर लिए जाते हैं शब्द धीरे धीरे। फ्रेंड रिक्वेस्ट, अब सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, अब आप इसका हिंदी में कुछ बनाइए तो बहुत अटपटा लगेगा। ब्लॉग है, और ब्लॉग करना, अब ब्लॉग करने को आप क्या कहेंगे? ताला लगाना क्या कहेंगे? नहीं ना। तो ये इस तरह के शब्द जाहिर है कि धीरे धीरे हमारी भाषा का हिस्सा बनते हैं और वो फिर हमारे हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि शब्दों को किस तरह प्रयोग करना चाहिए कि वो भाषा की प्रकृति के अनुरूप लगें। हिंदी में आए तो हिंदी के अनुसार वो हो जाएं। भारतेंदु का फिर मैं उदाहरण दूंगा
तो उन्होंने अपने समय में जो बाबुओं द्वारा हिंदी बोली जाती थी उसको बड़ा व्यंग्य किया है। और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 उसमें वो लिखते हैं कि वैन आई गो टू मुलाकात को सर, दीज चपरासीज ट्रबल मी मच, हाउ कैन आई गिव डेली इनाम, ईश्वर आई से सच, समटाइम दे गिव मी गर्दनिया एंड टेल बाहर निकलो तुम, देना देना एक ना लेना एक, आए बड़े दरबारी की तुम। तो अब ये उस समय की हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके जो बन रही थी उस पर व्यंग्य किया है। तो भाषा में किसी दूसरी भाषा के शब्दों को ले लेना और अपनी भाषा को बिगाड़ देना, ये दोनों अलग अलग मसले हैं। हमें उदार होना चाहिए दूसरी भाषाओं के शब्द को लेने के लिए, लेकिन अपनी भाषा, उसका व्याकरण और उसका जो संस्कार है। अब संस्कार शब्द इस समय किन्हीं और अर्थों में हो गया, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है। तो उस भाषा का जो संस्कार है वो बना रहना चाहिए, उसको हम, और वही उसकी पहचान होगी ना। हिंदी का कोई या अंग्रेजी का या किसी दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से वह कोई और भाषा नहीं हो जाएगी, क्योंकि व्याकरण उसकी रहेगी। लेकिन ये घालमेल इस तरह होगी जो भारतेंदु ने जो उदाहरण दिया है, तो जाहिर है कि मुश्किल होनी है। एक और बात है, और ये जो कहा जाता है कि, और आखिरी ये बात है, बस मैं ख़त्म करूँगा, ये बात भी करनी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, और आप सब लोग भी इस पर बात करते ही होंगे कि हिंदी को सरल कीजिए। बार बार आता है बड़ी मुश्किल हिंदी है, इसको आसान बनाओ भाई, इसको आसान बनाइए। दरअसल ये आग्रह भी बहुत उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एक ही समय में भाषा के बहुत से रूप होते हैं। एक तो वो है जो संपर्क भाषा है, अन्य भाषाओं में भी है। तो मुझे संवाद करना है, मुझे एक सब्जी वाले से भी संवाद करना है, एक मजदूर से भी, रिक्शे वाले से भी, मुझे उस तमिल भाषी से भी बात करना है जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो टूटी फूटी हिंदी आती है। फिर मुझे एक बंगाली बंधु से भी बात करनी है जो थोड़ी हिंदी जानता है, और उसी के साथ साथ वो तो लिंग भेद की समस्या भी उसके साथ है, तो इनके साथ भी मुझे बात करनी है। तो मुझे भारी भरकम शब्दों से बचना होगा, मुझे संवाद स्थापित करना है, तो संप्रेषण होना चाहिए। तो ये एक संपर्क की भाषा है, ये अलग तरह की भाषा होगी। फिर दूसरे नंबर पर वो कामकाज की भाषा है, जो राजकाज है, राजभाषा जिसको हम कह रहे हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसकी जो हिंदी है, इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ी आपत्ति है कि ये बड़ी मुश्किल होती है, ये बड़ी दुरूह होती है, इसको समझना आसान नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कहते हैं कि इस भाषा को सरल करो, इस आग्रह से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कार्यालय की भाषा है। किसी अन्य भाषा, या अंग्रेजी में ही देखिए, जो पत्र या सर्कुलर होते हैं उनकी भाषा और होती है, बातचीत की भाषा और होती है, नोटिंग है तो उसकी अलग भाषा है। तो अब ये जो कार्यालय की भाषा है, राजभाषा है, ये कार्यालय में काम करने वाले लोगों में है, ये उनके बीच संवाद हो रहा है। ये किसी रिक्शे वाले के साथ, किसी सब्जी वाले के साथ, किसी बहुत साधारण भाषा जानने वाले के साथ उसमें संवाद नहीं हो रहा है। तो वो कागजात तो कार्यालय में है, दो समर्थ लोग हैं उस भाषा को समझने वाले, उनके बीच बात हो रही है। तो अब क्या कहेंगे, मतलब उसमें नोटिंग अगर लिखना है कोई के हमको कहना है कि फॉरवर्ड करना है, तो अग्रेषित ही कहेंगे। क्या शब्द लाइएगा उसके लिए, कितना आसान बनाइएगा उसको, संस्तुत ही करेंगे ना, कौन सी आसानी उसमें चाहते हैं। तो ये जो वो एक विशेष भाषा है, वो एक विशिष्ट रूप है, तो उसको वैसा ही होना चाहिए। और मुश्किल ये है कि कार्यालय वाले लोग ही कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तमाम सरकारी कार्यालय वाले और जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी तिमाही हिंदी की आख्या जाती है, उनकी रिपोर्ट जाती है, सब अच्छा भेजा जाता है, हाँ इतने लोग हैं इतने लोग हैं, और फिर हिंदी में काम करने में परेशानी है, जबकि उसके प्रशिक्षण का पूरा इंतज़ाम है हर संस्थान में। तो सीखनी चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहते? हम अंग्रेज़ी क्यों सीखते हैं, उसकी अच्छी व्याकरण क्यों सीखते हैं, हम नोटिंग करना सीख लेते हैं, हम बातचीत भी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है वो भी सीखते हैं, हम कविता भी समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, हिंदी को नहीं। तो हिंदी के लिए भी ये थोड़ी सी मेहनत की जाए। तो अब ये जो और आसान और सरल का जो मामला है ना, वो जानने और ना जानने के बीच का है। मैं एक शब्द को जानता हूँ वो मेरे लिए सरल है, नहीं जानता हूँ तो वो कठिन है।
दिलावर फिगार ने कहा था कि मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाएगा। तो ये जानने और ना जानने वालों के बीच की बात है। तो जाहिर है कि अब कार्यालय में जो काम कर रहे हैं, राजभाषा हिंदी से जुड़े हैं, तो ये उनका अपना दायित्व है कि वो भाषा को सीखें, उस शब्दावली से परिचित हों, उसमें निपुणता प्राप्त करें, फॉरवर्ड को अग्रेषित करना लिखें, रिकमेंड को संस्तुत करना लिखें वगैरह। तो अब इनके चर्चाओं के बीच आखिरी बात ख़त्म करूँगा अब, फिर वो ये है जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो कम से कम, वो हिंदी भाषा की वर्तनी और उच्चारण। तो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है, और चूँकि हम इस पेशे से अध्यापन के जुड़े हैं, तो ये समस्या बार बार आती है, आप सबके साथ भी आती होगी, और वो ये है कि जो हमारे बाद की पीढ़ी है उसकी वर्तनी बड़ी कमज़ोर है। अपवाद ज़रूर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर देखें समग्र रूप से तो की और की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर कहूँ नहीं मालूम कि हैं और है में क्या अंतर है। मुंह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है कि नहीं लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा और कॉमा कहाँ लगेगा, तो ये चिंता का विषय है। तो इसको अगर हमें भाषा के स्वरूप को बचाना है तो उसकी वर्तनी को बचाना होगा, और ये काम होता है प्राथमिक स्तर पर। और पता नहीं क्या कारण है कि जो हिंदी के अध्यापक या अध्यापिकाएं वो विद्यार्थियों को नहीं सिखा पा रहे जो हमारे अध्यापकों ने हमें सिखाया है। मजबूत होना ज़रूरी है इमारत का। अब आप देख लीजिए, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि ये जो मात्राएं हैं इनका अंतर क्या है। अब उच्चारण की बात है, बस एक एग्जाम्पल मैं उच्चारण का देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे, अच्छा ये जो मैं गलती बताने जा रहा हूँ ये विद्यार्थी नहीं करते, ये अध्यापक भी करते हैं, और जो करते हों उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि, और वो ठीक करने की ज़रूरत है। 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित हैं, फिर, फूल और फल, बिल्कुल गलत है उच्चारण के। फा है ही नहीं, हिंदी के शब्द हैं तीनों, हिंदी में फा नहीं है, और ये हिंदी के शब्द हैं, फिर, फूल, फल। स्कूलों से लेकर और बड़े संस्थानों तक ये गलती लगातार दोहराई जा रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, मैंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पर ये रखा है। तो इस तरह जो उच्चारण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर भी हमें समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कह सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रभाव है, तो बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, लेकिन जब आप एक भाषा सीख रहे हैं तो उसके मानक रूप को सीखा जाए। ये कहकर हम बच नहीं सकते कि साहब ये तो हमारा क्षेत्रीय प्रभाव है, उसको आप उस पर काम करें, हम उस पर मेहनत करें और वो दूर हो जाए। दूर हो ना हो इसका कोई कारण नहीं है, दूर हो सकता है, सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो हमें टोकने से होगा। तो जो इस तरह गलत हिंदी बोलते हैं, तो सही हिंदी बोलने वाले, और जो सही हिंदी बोलने वाले जब मैं कह रहा हूँ तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं सही हिंदी बोल रहा हूँ, कि वो खुद भी वैसा ही बोलते हैं और दूसरों को ठीक करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो टोकने से सही हो सकता है, विशेष रूप से इन पर विशेष व्याख्यान या विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने से हो सकता है। तो इस मानक भाषा का ख्याल रखना होगा। हिंदी भाषा के साथ एक हीन भावना की समस्या भी रहती है हिंदी बोलने वालों के साथ, तो इससे हमें बाहर निकलना है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़ी भव्य दुकान पे जाते हैं, अच्छे महंगे होटल में जाते हैं, तो अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। रिसेप्शनिस्ट जो बैठी होती है वो अंग्रेज़ी में बोल रही होती है, हम घबरा जाते हैं, ख़राब अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। लेकिन क्यों भाई? मेरा आग्रह ये नहीं है कि अंग्रेज़ी ना सीखें, मेरा आग्रह ये है कि उसके साथ हिंदी में बात करें अगर संभव है, क्योंकि वो जो रिसेप्शन पर है, जब वो अपने मित्र से बात कर रहे हो तो हिंदी में करते हैं, आगंतुक के साथ वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो आप हिंदी में बात करेंगे तो उसका झिझक निकलेगी, उसका डर निकलेगा, उसके साथ समस्या है। वो वहाँ कारपोरेट में और वहाँ प्रेशर है भाई अंग्रेज़ी में स्टैंडर्ड बना के रखना है। स्टैंडर्ड हिंदी में भी बनेगा, वही स्तर बनेगा जब हम अच्छी हिंदी बोलेंगे।
अच्छा उच्चारण हमारा होगा। अगर हम 1000 कहेंगे तो हमारा प्रभाव बहुत ख़राब पड़ेगा, हमें 1000 कहना चाहिए। इसमें कोई और नहीं कह सकते तो उसे सीखना चाहिए। हालांकि अब बहुत से हिंदी वाले कहने लगे कि अब हमें उस नुक्ते की ज़रूरत नहीं है, ये फिर एक अलग बहस का विषय है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड हमारे बनाने से बनेगा, हमारी भाषा, हमारा आत्मविश्वास है। हम हिंदी बोलें, वो अंग्रेज़ी बोलते रहें, कोई बात नहीं, शुरू करें, उसको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। हम हिंदी को अपने सीने से लगाएं, अपने मस्तक से लगाएं, अपनी ज़बान को प्यार करें। धन्यवाद बहुत।